गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 एसएसटी के लिए पिछले चैप्टर में आपको मैंने पालनपुर की कार्य के बारे में बताया था। आज वापस हम जो पढ़ रहे हैं वो पालनपुर में खेती, उसमें है भूमि स्थिर है। तो कैसे है देखिए, पालनपुर की जो मुख्य क्रिया है, मेन एक्टिविटीज है, वो क्या है? खेती उत्पादन। यानी काम करने वालों में से 75% लोग क्या करते थे? अपनी जीविका किस पर करते थे? खेती पर ही निर्भर थे। जो लोग 75% लोग थे वो किस पर निर्भर थे? खेती पर। उन लोगों में से कौन था? किसान और कृषि श्रमिक ज्यादा होते थे। इन लोगों का जो हित है वह हित किस पे जुड़ा हुआ होता है? उत्पादन पर जुड़ा हुआ। अब उत्पादन पर कैसे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन बनता है कि किसान और श्रमिक जो है, किसान और कृषि श्रमिक जो है, उनका उत्पादन में कैसे हित जुड़ा हुआ है। तो कृषि श्रमिक जो होते हैं, अगर उनका उत्पादन अच्छा होता है तो उन्हें क्या मिलती है? मजदूरी अच्छी मिलती है, वेजेज अच्छे मिलते हैं। अगर उत्पादन अच्छा नहीं होता है तो उन्हें वेजेज अच्छे नहीं मिलते। लेकिन समस्या जब आती है, जब कृषि खराब हो जाती है। जब कृषि खराब होती है तो क्या हो जाता है? उनका जो जीवन होता है वह जीवन कैसा हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पे होते हैं? खेती पर ही होता है। खेती अगर खराब हो जाती है तो उनका जीवन कैसा हो जाता है? अस्त व्यस्त। तो इस प्रकार इनका हित इसमें जुड़ा हुआ है। फिर आगे देखिए, 1960 तक गांव में जितनी भी भूमि बंजर भूमि थी, उस भूमि को उन्होंने क्या कर दिया? कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। यानी पालमपुर के अंतर्गत 1960 में आज तक जितनी भी जमीन थी, उस जमीनों पर क्या किया जाता था? खेती हो रही थी, उसका कोई विस्तार नहीं किया गया। तथा साथ में जितनी भी भूमि थी बंजर भूमि, उस भूमि को क्या कर दिया? कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। भूमि मापने की इकाई हेक्टर है। गांव में भूमि का माप किससे किया जाता था? बीघा और घंटा से किया जाता, माप किया जाता। ये हो गया हमारा भूमि स्थिर। अब सेकंड है, क्या भूमि से अधिक पैदावार, भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका? ये दूसरा है, गांव की सारी उपज जो होती थी वह किस पर की जाती थी? जमीन पर। कोई भी जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता था। सभी जमीनों पर क्या किया जाता था? खेती की जाती। कोई भी जमीन खाली नहीं छोड़ी जाती थी। जो भी जमीन थी सभी जमीन पर क्या किया जाता था? खेती की जाती थी। बरसात के मौसम में कौन सी फसल? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी? जवार और बाजरा उगाते थे। खरीफ की फसल में क्या उगाते थे? जवार और बाजरा उगाते थे। इनके जो पौधे होते थे, उन पौधों को क्या करते थे? पशुओं के लिए चारे में उपयोग में लेते थे। इनके जो पौधे होते थे, उन पौधों के क्या करते थे? पशुओं के लिए चारे में उपयोग में लेते थे। और अक्टूबर की और दिसंबर के बीच किसकी खेती की जाती थी? आलू की खेती की जाती थी। आ गया समझ में? बरसात के मौसम में खरीफ की फसल जवार और बाजरा, और इनके जो पौधे होते हैं उनको किसमें उपयोग में लिया जाता था? पशुओं के चारे में। अक्टूबर और दिसंबर में किसकी खेती की जाती थी? आलू की खेती की जाती थी। फिर सर्दी के मौसम में, जिसको हम कहते हैं रबी की फसल, उसमें क्या उगाया जाता था? गेहूं उगाया जाता था। अब गेहूं तो उगा लिया, लेकिन उसमें से क्या करते हैं? जितना भी उत्पादित गेहूं होता है, उस उत्पादित गेहूं में से किसान लोग क्या करते थे? अपने खाने के लिए उस उत्पादित गेहूं में से क्या कर लेते? अपने खाने के लिए गेहूं को निकाल लेते थे, और जो शेष होता था उन शेष गेहूं को कहां बेचते थे? वो रायगंज की मंडी में बेच देते थे।
बेच देते थे। हो गया। सर्दी के मौसम में कौन सी फसल, रबी की यानी गेहूं उगाया जाता था, और गेहूं जो उत्पादित गेहूं होता था उनमें से अपने खाने के लिए गेहूं को क्या कर देते थे, बचाकर क्या करते थे, जो शेष गेहूं होते थे उन गेहूं को वो कहाँ बेचते थे, रायपुर की मंडियों में बेचते थे। अब गांव में भूमि के एक भाग में क्या की जाती थी, एक भाग में था गांव में जो भूमि थी उस भूमि के एक भाग में किसकी खेती की जाती थी, गन्ने की खेती की जाती थी, जो साल में एक बार कटाई होती थी। कितनी बार होती थी, एक बार उसकी कटाई होती थी। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के ट्रेडर्स को यानी व्यापारियों को क्या कर दिया जाता था, सेल कर दिया जाता था, व्यापारियों को सेल या बेच दिया जाता था। गन्ने की कटाई कहाँ होती थी, एक भाग में गन्ने की खेती की जाती थी, जो एक बार साल में एक बार कटाई होती थी, और गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में कहाँ बेच देते थे, शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते थे। अब आगे देखिए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था गांव में, पालमपुर के अंतर्गत सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण साल में क्या होता था, मतलब वहां पे कहने का मतलब जो भी सिंचाई की जाती थी उस सिंचाई के अंतर्गत साल में जो फसलें होती थी उसे 3 बार उगाई जाती थी। अच्छी व्यवस्था होने के कारण फसल, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण फसलें जो होती है 3 अलग अलग फसलें, साल में 3 अलग अलग फसलें बोई जाती थी। साल में 3 अलग अलग फसलें बोई जाती थी। पालमपुर के अंतर्गत बिजली भी कैसी हो गई, जल्दी आ गई, और जल्दी आने के कारण क्या हुआ, जो सिंचाई की जाती थी छोटे छोटे टुकड़ों में जो सिंचाई की जाती है वो सिंचाई उसका आसानी से की जाने लगी। पहले क्या करते थे किसान लोग, कुओं से राहत द्वारा क्या करते थे, छोटे छोटे खेतों में क्या करते थे, सिंचाई करते थे। लेकिन बिजली की अच्छी व्यवस्था होने के कारण किसका विकास हो गया, नलकूप का विकास हो गया, और नलकूपों के द्वारा क्या किया जाने लगा, सिंचाई की जाने लगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ होता है कि पैदावार को अधिक बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, नलकूप, बिजली आदि की व्यवस्थाओं के द्वारा क्या किया जा सकता है, इस पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो आगे समझ में कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण साल में 3 अलग अलग फसलें बोई जाती थी, गाँव में बिजली अधिक जल्दी आ गई थी, जिसके कारण क्या होने लगा, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने लगी। यानी सिंचाई जो थी वो सिंचाई की पद्धति जो क्या हुई, या ऐसे कह सकते हैं जो सिंचाई की पद्धति थी या सिंचाई करने का जो तरीका वो कैसा हो गया, बदल गया। तथा किसान पहले कुओं से क्या करते, लगातार छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे, लेकिन बिजली की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था किसके कारण, जिससे क्या हो गया, नलकूपों का विकास हो गया, जिसके माध्यम से पालमपुर में खेती की जाने लगी। आगे हम पढ़ेंगे अब आगे प्रारंभ में जो नलकूप थे वो किसके द्वारा लगाए गए थे, सरकार द्वारा लगाए गए थे। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, किसान जो थे उन्होंने क्या करा, अपने निजी नलकूप लगाए। पहले सरकार ने लगाए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, किसानों ने अपने निजी नलकूप लगा दिए। इससे क्या हुआ, जो फसल थी वह फसल 1970 तक 200 हेक्टर तक, जितने भी 200 हेक्टर थी वहां तक क्या होने लगी, सिंचाई होने लगी। भारत में सभी जगह सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जैसे नदी मैदान जहाँ का तटीय क्षेत्र है वहां पर तो क्या थी, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। और पठारी क्षेत्र में जो दक्षिणी क्षेत्र है इसमें सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। कैसी नहीं थी,
सिंचाई की अच्छी, सभी जगह सिंचाई की व्यवस्था एक जैसी नहीं थी। जो दक्षिणी पठार थे, पठारी क्षेत्रों के, वहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए बहुविधि फसल प्रणाली। अब बहुविधि फसल प्रणाली क्या होती है? बहुविधि फसल प्रणाली वह प्रणाली है जो एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष यानी एक साल के अंतर्गत किसी भूमि पर एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल, एक से अधिक फसल पैदा करने को ही क्या कहते हैं? बहुविधि प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना बहुविधि क्या कहलाती है? प्रणाली कहलाती है। जमीन के एक टुकड़े से उपज को बढ़ाना या उत्पादन को बढ़ाना सामान्य प्रणाली कौन सी है? बहुविधि प्रणाली। दो तरीके से बता सकते हैं, एक वर्ष में भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना, या जमीन के किसी एक टुकड़े से उत्पादन या उपज को बढ़ाना। सामान्य प्रणाली जो होती है वो कौन सी होती है? बहुविधि प्रणाली। अब आगे देखिए, पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो फसल जो होती थी उसको पैदा करते थे, मुख्य दो फसलों को पैदा करते थे। लेकिन पिछले 15-20 सालों के अंतर्गत तीसरी फसल भी उत्पन्न कराने लगे, फसल पैदा करने लगे। वो थी कौन सी थी? आलू। पहले पालमपुर में जो किसान थे वो कम से कम कितनी फसल पैदा करते थे? दो फसलों, मुख्य दो फसलें ही पैदा करते थे। लेकिन 15-20 सालों से क्या होने लग गया? तीसरी फसल आलू की भी क्या करने लगे? पैदावार करने लगे। पहला तरीका था बहुविधि प्रणाली का था। दूसरा तरीका था आधुनिक विधियों का। आधुनिक विधियों का क्या किया जाने लगा? आधुनिक कृषि विधियों का क्या किया जाने लगा? प्रयोग किया जाने लगा, जिससे भी क्या हो गया? उपज बढ़ने लगी। उपज बढ़ने लगी। 1960 में खेती के मध्य किसका प्रयोग किया जाने लगा? बीजों का प्रयोग किया। और ये जो बीजों का प्रयोग किया जाता था, ये बीज कैसे होते थे? पारंपरिक थे। कौन से बीज थे? पारंपरिक बीज थे, जिससे उपज कैसी होती थी? कम होती थी। उपज कम होती थी और सिंचाई की भी कैसी आवश्यकता होती थी? इनमें कम आवश्यकता होती थी। उन्नीस सौ 60 के बीच बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। और ये बीज कैसे थे? पारंपरिक बीज थे, और जिसमें क्या उपज कम होती थी और सिंचाई की भी आवश्यकता कम होने लगी। उर्वरक के रूप में गाय के गोबर का प्रयोग किया जाने लगा। उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाने लगा? गाय के गोबर का प्रयोग किया जाने लगा। तथा इसके साथ साथ दूसरी प्राकृतिक खाद होती थी, उस खाद का भी प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाने लगा। 1960 के दशक के अंत में कौन सी क्रांति आई? हरित क्रांति आई। इस हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि उपज को बढ़ाना। और ये उपज को बढ़ाने के लिए क्या करती थी? उन्होंने नए बीजों को यानी आधुनिक बीजों का क्या किया जाने लगा? प्रयोग किया जाने लगा। यानी HY जो बीज होते थे, इन बीजों से क्या होती थी? फसल कैसी होती थी? अधिक होती थी।
HYB बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जो इससे खेती अधिक होती थी और ये किसके लिए होती थी, चावल और गेहूं के लिए। चावल और गेहूं की अधिक पैदावार के लिए हरित क्रांति द्वारा इन उपजों को बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या होने लगा, इसकी उपज को बढ़ाने के लिए यानी अनाज की अधिक पैदा करने के लिए सरकार ने परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, मतलब कि जब इन बीजों का प्रयोग किया जाने लगा या हरित क्रांति आई तो इससे क्या हुआ, हमारी जो पैदावार थी वो पैदावार क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन इस पैदावार को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होने लगी, कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता होने लगी, अधिक पानी की आवश्यकता होने लगी और रासायनिक खाद की आवश्यकता होने लगी। इसके प्रयोग से ही क्या किया जा सकता है, खेती को या उपजाऊ को अधिक बढ़ाया जा सकता। जैसे पंजाब है, भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की खेती के आधुनिक तरीके में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक खाद का और अधिक पानी का प्रयोग किया जाने लगा, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गई, उत्पादन होने लगा। यानी कुछ लोगों ने तो इस उत्पादन को करने के लिए क्या खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, या जुताई और बुनाई करने के लिए भी क्या कर लिए, मशीनों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे अधिक मात्रा में वहां पर क्या होने लगी, उत्पादन होगी। अगला है हमारा आगे तीसरा है, दो हम पढ़ चुके हैं, क्या भूमि स्थिर है, और दूसरा पढ़ा था क्या भूमि के और कोई ऐसे साधन है जिससे अधिक पैदावार की जा सकती है, और तीसरा है क्या भूमि ये धारण कर पाएगी क्या। भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कैसा किया जाना चाहिए, इसका जो प्रयोग है वह प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक कृषि तो है जिसमें आधुनिक संसाधन के आधार पर अधिक प्रयोग किया इनका। तथा हरित क्रांति के कारण, मतलब हरित क्रांति के कारण जो बीजों का उपयोग है, जो उर्वरकों में अधिक उपयोग से क्या हुआ, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। और जो भूमि में जो जल स्रोत था वह जल स्तर कैसा हो गया, कम हो गया। यानी ये पर्यावरणीय संसाधन है जो कई वर्षों में बनते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो हमारे उपजाऊ अधिक नहीं हो पाएगी। तो पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, हमें देखभाल करनी चाहिए। तो इस आधार पर ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। ये आपको अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करना है। अब जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो क्वेश्चन पहला है, सिंचाई के कौन कौन से साधन है। दूसरा, बहुविधि प्रणाली क्या है, बहुविधि प्रणाली क्या है। तीसरा, किसान व कृषि श्रमिक का हित उत्पादन से कैसे जुड़ा हुआ है। चौथा है,
अच्छी व्यवस्था से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? पांचवा, परंपरागत बीज व आधुनिक परंपरागत बीज व आधुनिक विधि में परंपरागत विधि में किसान किसका उपयोग करते थे? उपयोग करते थे। छठा, कृषि को बढ़ावा, कृषि को उपज को बढ़ाने के लिए किन किन आधुनिक तरीकों को अपनाया? ये 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करने। धन्यवाद।